Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. दोनों को जोड़ने वाले धागे की तरह काम करती हैं, है ना? तो चलिए इसी धागे को पकड़कर हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की विशाल नदियों की। हाँ, जिन्हें हम इस नदी तंत्र के जायंट्स कह सकते हैं। एकदम सही शब्द है। स्रोत में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है दामोदर नदी। नोट्स बताते हैं कि ये झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। जी। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, जिसमें से 290 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ झारखंड में बहता है। इसका उद्गम लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र से होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। वो इसके नाम को लेकर है ना? हाँ, इसमें लिखा है कि दामोदर शब्द का अर्थ है पेट के चारों ओर रस्सी। मतलब एक नदी का ऐसा नाम कैसे हो सकता है? मैं यही सोच रहा था। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये नाम दरअसल इसके भौगोलिक स्वरूप का बहुत ही सटीक वर्णन करता है। देखिए, अगर हम मानचित्र पर देखें तो दामोदर नदी रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के ठीक बीच से होकर गुजरती है। अच्छा, दोनों के बीच से? हाँ, यहाँ एक गहरी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। ये घाटी इस पूरे पठारी क्षेत्र को इस तरह से बांधती है जैसे किसी ने इस विशाल भूभाग के पेट के चारों ओर कोई बेल्ट या रस्सी बांध दी हो। अरे वाह! प्राचीन काल में लोगों ने इसकी इस भौगोलिक स्थिति को इतनी बारीकी से देखा और इसे दामोदर नाम दे दिया। ये तो बहुत ही शानदार अवलोकन है। प्राचीन लोगों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की थीं। लेकिन इन नोट्स में इस नदी को लेकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी दिख रहा है। विरोधाभास किस तरह का? एक तरफ इसे पवित्र मानते हुए देव नदी कहा गया है और इसकी तुलना जर्मनी की मशहूर नदी से करते हुए इसे झारखंड की राइन भी कहा गया है। ये बहुत बड़े सम्मान है। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक लाल रंग का तारा लगाकर लिखा है कि ये बंगाल का शोक है और राज्य की सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी है। जो नदी देवताओं की नदी है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब हमारी विकास यात्रा के उस कड़वी सच्चाई में छिपा है। देव नदी इसे इसलिए कहा गया क्योंकि सदियों तक इसने इस रूखे पठारी क्षेत्र को जीवन दिया, कृषि को संभव बनाया। फिर बदलाव कहां से आया? बदलाव आया औद्योगिकरण से। जब हम इसके अपवाह क्षेत्र को देखते हैं, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, तो हमें पता चलता है कि ये भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में से एक है। यानी कोयले की खदानें और बड़े कारखाने। बिल्कुल। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख, कोयला धोने वाले कारखानों यानी कोल वॉशरीज का कचरा और सारा औद्योगिक मलबा दशकों तक सीधे इसी नदी में बहाया जाता रहा, बिना किसी ट्रीटमेंट के। हाँ, लंबे समय तक यही स्थिति रही। इसी बेतहाशा इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इसे सबसे प्रदूषित नदी बना दिया। और जहां तक बंगाल का शोक कहलाने की बात है, तो मॉनसून के दौरान ये नदी इतना भयानक रूप ले लेती थी कि पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में भारी तबाही मचाती थी। तो इस तबाही को रोकने के लिए ही शायद इस पर डैम बनाए गए होंगे, क्योंकि नोट्स में इसकी कई सहायक नदियों का जिक्र है, जैसे बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा जिसे भैरवी भी कहते हैं, और कतरी। जी। और ये भी लिखा है कि दामोदर नदी पर पंचेत और अय्यर जैसे बड़े बांध स्थित है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। जब ये नदी धनबाद में प्रवेश करती है तो जमुनिया नदी इसमें मिलती है, पारसनाथ के पास से कतरी नदी आती है और चिरकुंडा के पास इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी बराकर इससे जुड़ती है। मतलब इसमें बहुत सारा पानी एक साथ आ जाता है। बिल्कुल। इन सभी जलधाराओं के बेकाबू पानी को नियंत्रित करने के लिए आजादी के बाद दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना की गई थी। इसी प्रोजेक्ट के तहत पंचेत और अय्यर जैसे बांध बने। तो डैम बनने से समस्या सुलझ गई। इन्होंने बाढ़ तो काफी हद तक रोकी, लेकिन नदी का जो अपना प्राकृतिक बहाव था उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये विकास और प्रकृति के बीच के टकराव की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। खैर, चलिए अब उस नदी की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था, स्वर्ण रेखा नदी। सोने वाली नदी। हाँ, इसका उद्गम रांची के नगड़ी प्रखंड के रानी चुआ नामक जगह से होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सच में इसकी रेत में सोना पाया जाता है या ये सिर्फ एक लोक कथा है? ये कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से भूगर्भीय सच्चाई है। सच में? हाँ, सदियों से स्थानीय समुदाय, विशेषकर कुछ खास जनजातियां, इस नदी की रेत को छानकर सोने के सूक्ष्म कण निकालते रहे हैं।
दरअसल ये नदी जिन चट्टानों और भूभागों से होकर गुजरती है, उनमें सोने के अयस्क मौजूद हैं। अच्छा, तो पानी के बहाव से वो टूटते हैं। बिल्कुल, पानी के घर्षण से वे कण टूटकर रेत में मिल जाते हैं। हालांकि अगर हम कमर्शियल माइनिंग की बात करें तो ये मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। ये तो है। और इसके साथ एक और भौगोलिक चमत्कार जुड़ा है। स्रोत के अनुसार स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी अन्य बड़ी नदी में जाकर नहीं मिलती। हाँ, ये किसी की सहायक नदी नहीं बनती, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये उड़ीसा के किरतनिया पोर्ट के पास समुद्र में समा जाती है। पठार से निकलकर सीधे समुद्र तक का सफर ये अपने आप में ऐसे बहुत खास बनाता है। एकदम सही कहा। और अपने इसी लंबे सफर के दौरान जब ये नदी और इसकी सहायक नदियां पठार की ऊंचाइयों से नीचे गिरती हैं, तो वे झारखंड को कुछ सबसे खूबसूरत जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स देती है। हाँ, मेरे पास नोट्स में इन जलप्रपातों की पूरी सूची है। स्वर्ण रेखा खुद रांची में प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात बनाती है जी। और इसकी एक सहायक नदी है राढ़ू, जिस पर जोन्हा जलप्रपात स्थित है। इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है कांची। हाँ, कांची नदी जो दशम जलप्रपात का निर्माण करती है। इन प्राकृतिक अजूबों के अलावा इस नदी का एक बहुत गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव भी है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। स्वर्ण रेखा के संगम स्थल पर हर साल मकर संक्रांति के दिन सीता घाट और टुसू मेला लगता है। टुसू मेला, हाँ, ये स्थानीय लोक संस्कृति का एक बहुत बड़ा उत्सव है। और अगर हम सिनेमाई इतिहास की बात करें तो इस नदी का एक दिलचस्प पॉप कल्चर रेफरेंस भी है। वो क्या है? 1965 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ऋत्विक घटक ने इसी नदी के किनारे सुवर्ण रेखा नाम की एक बेहद प्रभावशाली फिल्म बनाई थी। ये फिल्म विस्थापन और मानवीय संघर्ष की बहुत ही गहरी कहानी कहती है। एक तरफ रेत में चमकता सोना और दूसरी तरफ सिनेमा का एक क्लासिक अध्याय। ये तथ्य वाकई रटने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए हैं। बिल्कुल। अब जब हम संस्कृति और इतिहास की बात कर ही रहे हैं तो चलिए इतिहास, धर्म और सभ्यता से जुड़ी कुछ नदियों के पन्ने पलटते हैं। एक नोट्स में बराकर नदी का नाम भी आता है। हजारीबाग पठार के पद्मा से निकलने वाली इस नदी का स्पष्ट उल्लेख प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्यों में मिलता है। जी। इसका भी एक लंबा इतिहास है। हाँ। और आज के समय में इस नदी पर तिलैया और मैथन जैसे महत्वपूर्ण डैम मौजूद है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित हैं। ये सभी स्थान आज भी बहुत महत्व रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सबसे ज्यादा जिसने मुझे चौंकाया वो है तजना नदी से जुड़ा हुआ एक तथ्य। आप असुर सभ्यता वाले तथ्य की बात कर रहे हैं? एकदम। बुंडू तमाड़ क्षेत्र से निकलकर रांची और खूंटी में बहने वाली तजना नदी। नोट्स में साफ लिखा है कि इसके आसपास क्षेत्र में खास तौर पर खूंटी जिले में प्राचीन असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया का ख्याल आता है, लेकिन झारखंड की एक नदी के किनारे पूरी की पूरी एक प्राचीन सभ्यता के निशान मिलना, ये आखिर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये क्षेत्र मानव इतिहास के सबसे शुरुआती औद्योगिक केंद्रों में से एक रहा होगा। औद्योगिक केंद्र? यस। प्राचीन काल में? हाँ। असुर जनजाति को भारत के सबसे प्राचीन लौहकर्मी या आयरन स्मेल्टर्स के रूप में जाना जाता है। लोहे को पिघलाने और उसे आकार देने की प्रक्रिया में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ओहो, अब समझ में आया। अयस्क को धोने के लिए और उन गर्म भट्टियों को ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। तजना नदी ने सिर्फ उन्हें पीने का पानी ही नहीं दिया, बल्कि उनके इस प्राचीन धातु विज्ञान के लिए एक इंडस्ट्रियल रीढ़ का काम भी किया। यानी आज हम जिसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं, वो प्राचीन काल में तजना नदी का तट हुआ करता था। ये तो बहुत ही। में मयूराक्षी नदी का जिक्र है, जिसे मोर नदी या मोतिहारी भी कहते हैं। हाँ। देवघर की त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली इस नदी की दो बातें बहुत खास हैं। पहली, ये झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य यानी नेविगेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पूरे राज्य में केवल इसी नदी का बहाव और गहराई ऐसी है जिसमें नावें चलाई जा सकती हैं। बाकी नदियां पठारी होने के कारण बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं। अच्छा, इसीलिए। इसके किनारे दुमका में जो ऐतिहासिक हिजला मेला लगता है, वो भी इसके इसी शांत और सुलभ बहाव का एक उत्सव है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा सरकार के सहयोग से
इस नदी पर मसांजोर नामक डैम का निर्माण किया गया था, जिसे अब कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। 1955 में कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन ने इसका शिलान्यास किया था। मुझे ये सोचकर ही रोमांच होता है कि 1950 के दशक में झारखंड के दुमका में कनाडा का आना, ये क्या कहानी कहता है। ये उस दौर की कहानी है जब भारत नया नया आजाद हुआ था और राष्ट्र निर्माण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही थी। हाँ, सब कुछ खरोच से शुरू हो रहा था। उस समय कोलंबो प्लान जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत विकसित देश बुनियादी ढांचे के विकास में मदद कर रहे थे। मसांजोर डैम सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है। तो क्या है? ये इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में झारखंड का ये हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विकास के नक्शे पर कितना महत्वपूर्ण था। अंतर्राष्ट्रीय से अगर हम राष्ट्रीय स्तर के महत्व पर आएं, तो अजय नदी का नाम सामने आता है। इसका उद्गम तो बिहार के जमुई से होता है, लेकिन ये देवघर, दुमका और जामताड़ा से होकर बहती है। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 में शामिल किया गया है। नेशनल वाटरवे 7। किसी भी नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित होना ये बताता है कि सरकार उसे भविष्य में माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स के एक प्रमुख विकल्प के रूप में देख रही है। ये अजय नदी के आधुनिक आर्थिक महत्व को रेखांकित करता है। और आर्थिक महत्व के साथ साथ झारखंड की नदियां अपने भौगोलिक चमत्कारों के लिए भी जानी जाती हैं, जैसे शंख नदी। शंख नदी का बहाव बहुत दिलचस्प है। गुमला के चैनपुर से निकलने के बाद ये नदी एक बेहद गहरी और संकरी खाई का निर्माण करती है और आगे चलकर सदनी घाघ जलप्रपात बनाती है। इसी तरह लातेहार के महुआ डांड से निकलने वाली बूढ़ा नदी भी है, जो राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बनाती है। हाँ, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। और पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा शहर भी रारो नदी के तट पर बसा है। ये सारे तथ्य मिलकर झारखंड के भूगोल को कितना जीवंत बना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई चीज इतनी जीवंत और हमारे अस्तित्व के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है, तो उसे सहेजना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, वे हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की धमनियां हैं। और यही बात हमें हमारे आज के आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ ले जाती है, नदियों का संरक्षण। स्रोत सामग्री का अंतिम हिस्सा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण पर केंद्रित है। ये बहुत अहम टॉपिक है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि गंगा नदी झारखंड में केवल साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा। फिर भी इसके लिए एक पूरे राज्य स्तरीय प्राधिकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण नदी तंत्र है, एक रिवर सिस्टम। हाँ, केंद्र सरकार ने यह महसूस किया कि गंगा को बचाने के लिए उन सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है जहां से यह गुजरती है, चाहे वो हिस्सा कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसीलिए 20 फरवरी 2009 को इस प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय रांची में रखा गया। और इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री और मुख्य सचिव जैसे शीर्ष पदाधिकारी इसके सदस्य होते हैं। लेकिन कागजों और कमितियों से बाहर निकलकर ये प्राधिकरण वास्तव में क्या काम करता है? इसके कार्यक्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण, सीवरेज अवसंरचना यानी नालों के पानी का प्रबंधन और जल संचयन जैसे भारी भरकम शब्द लिखे हैं। इन भारी भरकम शब्दों का सीधा सा अर्थ है नदी को मरने से बचाना। इस प्राधिकरण का सबसे महत्वपूर्ण काम है नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव को सुनिश्चित करना। ये पारिस्थितिकीय बहाव क्या होता है? इकोलॉजिकल फ्लो। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी नदी से आप चाहें जितना पानी निकाल लें या उस पर डैम बना लें, लेकिन उसमें हर समय इतना पानी जरूर बहते रहना चाहिए कि उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु, मछलियां और पौधे जीवित रह सकें। मतलब नदी को पूरी तरह सूखने नहीं देना है। हाँ, नदी सिर्फ एक नाला नहीं है, वो एक जीवित तंत्र है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाना और गंदे पानी को नदी में गिरने से पहले साफ करना इस प्राधिकरण की प्रमुख जिम्मेदारी है। ये बात हमें वापस दामोदर नदी की याद दिलाती है। बिल्कुल सही कनेक्शन पकड़ा आपने। अगर दामोदर जैसी नदी, जिसे कभी देव नदी कहा जाता था, औद्योगिक प्रदूषण के कारण राज्य की सबसे प्रदूषित नदी बन सकती है, तो ये स्पष्ट है कि ऐसे संरक्षण प्राधिकरणों की जरूरत सिर्फ गंगा के लिए नहीं, बल्कि हर नदी के लिए है। एकदम। नियम और प्राधिकरण तो बन जाते हैं, लेकिन उनका असली असर तब दिखता है जब धरातल पर नीतियां लागू होती हैं। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हैं।
हमने देखा कि झारखंड की नदियां महज मानचित्र पर खींची भौगोलिक रेखाएं नहीं हैं। स्वर्ण रेखा की रेत में चमकते सोने से लेकर तजना के किनारे दबी असुर सभ्यता तक, बोधगया में ज्ञान की साक्षी रही निरंजना से लेकर कनाडा के सहयोग से बने मसानजोर डैम तक, ये सभी नदियां इतिहास, अर्थशास्त्र और संस्कृति की मूक गवाह रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के ये तारांकित तथ्य दरअसल हमारी सभ्यता के जीवंत पन्ने हैं। और जब इन तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखकर समझा जाता है तो पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं रहती, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने का एक नया नजरिया बन जाती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अलग विचार मेरे मन में आ रहा है, जो शायद इन नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा अहम है। वो क्या है? हमने बात की कि ये नदियां कितनी प्राचीन हैं और कैसे पठारी रास्तों से होकर बहती हैं, लेकिन दुनिया भर में जिस तेजी से भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर गिर रहा है, उसे देखते हुए एक डरावना सच सामने आता है। कैसा सच? झारखंड के छोटा नागपुर पठार की ये नदियां हिमालय की तरह बर्फ के पिघलने से नहीं बनती। हाँ, ये हिमनद नहीं है। ये पूरी तरह से बारिश और जंगलों पर निर्भर हैं। यहाँ के घने जंगल बारिश के पानी को एक बड़े स्पंज की तरह सोखते हैं और फिर धीरे धीरे इन नदियों में छोड़ते हैं। ये एक बेहद गहरा और प्रासंगिक बिंदु है। आज हमने देखा कि कैसे सकरी जैसी नदियां अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती हैं और कैसे देव नदी दामोदर सबसे प्रदूषित नदी बन गई। एक तरफ हमारे पास गंगा नदी के संरक्षण के लिए प्राधिकरण है, तो दूसरी तरफ बेतहाशा बढ़ता शहरीकरण और कटते हुए जंगल। बिल्कुल। विचार करने वाली बात यह है कि जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक दबाव के बीच आने वाले 50 वर्षों में इन नदियों का ये ऐतिहासिक और भौगोलिक स्वरूप कैसा दिखेगा। क्या स्वर्ण रेखा अपनी रेत में उस स्वर्ण और उस जल को बचा पाएगी जो सदियों से बहता आ रहा है? और अगर विकास के नाम पर जंगलों की कटाई इसी तरह होती रही तो समस्या सिर्फ प्रदूषण की नहीं रहेगी। दामोदर का प्रदूषित होना या सकरी का रास्ता बदलना तो दूर की बात है, बिना जंगलों के आने वाले कुछ ही दशकों में ये नदियां पूरी तरह से सूख जाएंगी। इनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। अगली बार जब किसी मानचित्र पर किसी नदी की नीली लकीर को देखा जाए तो यह जरूर सोचा जाना चाहिए कि असल में उस नीली लकीर को जिंदा कौन रखे हुए हैं। क्या वे पहाड़ और जंगल सुरक्षित हैं जो इन नदियों की सांसें चला रहे हैं? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स क्लासेस फॉर UPSC, SSSC, बैंकिंग, रेलवे एंड एनी अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स।